आज के वीडियो में आपको चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करूँगा। ये चैप्टर आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, इसीलिए इस नाम से आप पूरी तरह से अवगत होगे, जानते होगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप 7th में, 8th में और 9th में भी किए हो। तो मैं इसके बेसिक पर नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट चैप्टर शुरू करूँगा। तो एक्सरसाइज 15.1 का जो आपके टेक्स्ट बुक NCERT का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डायरेक्ट मैं उसी पे जा रहा हूँ। करेक्ट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, उसका फर्स्ट पार्ट जो है, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नो T, यानी किसी चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन MCQ में आए या फिल इन द ब्लैंक्स में आए, अब बिल्कुल याद कर लो कि किसी भी चीज़ का, किसी भी इवेंट का आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है। इसीलिए फर्स्ट का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 1। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एज इवेंट इज कॉल्ड डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकता है वो कितना होगा, और उस इवेंट को हम कहते क्या है, तो वो होता है 0। और उस इवेंट को जो हम कहते हैं वो है इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट पॉसिबल नहीं हो, इम्पॉसिबल इवेंट्स। सेकेंड पार्ट के फर्स्ट ब्लैंक्स में 0 आएगा और सेकेंड ब्लैंक्स में इम्पॉसिबल इवेंट आएगा। अब जो आपका थर्ड पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वह है the probability of an event that is certain to happen is dash such as event is called dash। अब जिस इवेंट का होना सर्टेन है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है और उस इवेंट को कहते क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 होता है इसका। और जो दूसरा ब्लैंक है उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, या आप ये भी कह सकते हो सर्टेन इवेंट। कुछ भी आप लिख लो, सर्टेन ही मैं लिख देता हूँ, तो आप लिख लो यहाँ सर्टेन इवेंट, ये दूसरे ब्लैंक्स में आएगा। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। एक क्वेश्चन में जितने भी इवेंट्स होंगे उसके प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना होगा। तो सम जो होता है वो ऑलवेज 1 के इक्विवेलेंट होता है, यानी इसका भी आंसर आपका 1 ही आएगा। अब जो इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, उसमें कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होता है, और लेस देन और इक्वल टू कितना होता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो होता है वो होता है 0 के, एंड लेस देन और इक्वल टू जो होता है वो होता है 1। यानी पहले ब्लैंक्स में आप 0 लिखोगे, दूसरे में 1 लिखोगे। और इस तरह के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आए, या इसी को MCQ में भी इस तरह के क्वेश्चंस, इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसीलिए इसे आप अच्छा से ध्यान से समझ लेना। जो सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। आपको बताना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स के इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, और उसको एक्सप्लेन करके भी बताना है, आपको समझाना है डिटेल से। इसका फर्स्ट पार्ट है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। कोई भी ड्राइवर जब कार को स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट भी हो सकती है कार, नहीं भी हो सकती है। कब होगी नहीं होगी इसकी कोई
सर्टेनिटी नहीं है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? तो इसका आप आंसर लिखोगे इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट, जो कि आपके स्क्रीन पे आंसर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, वही मैं बस आपको समझा रहा हूँ. इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट as it depends on various factors such as whether the car will start or not, and factors for both the condition are not the same. तो पहले पार्ट का आंसर आप यही लिख दो. सेकेंड पार्ट है प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट. कोई प्लेयर है बास्केटबॉल का जो कि अटेम्प्ट कर रहा है शूट करने का बास्केटबॉल में, तो इसमें क्या होगा? तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट्स एज इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी एंड देर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट. प्लेयर की क्या एबिलिटी है, कैसा प्लेयर है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसीलिए आपको नहीं पता है कि वो उसमें शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसीलिए इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट. अब जो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग. कभी भी कोई भी आपका टेस्ट होगा ट्रू और फॉल्स का, जो क्वेश्चन होगा वो आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा, दो में से एक ही चीज़ होगा, और वो सर्टेन है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. तो इस तरह के कंडीशन को, इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं? इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट. इसका आंसर यही होगा, इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट. अब जो लास्ट इसका है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल. एक बेबी बॉर्न होता है तो या तो बॉय होता है या गर्ल होता है, ये भी सर्टेन है, इसीलिए इसका भी आंसर होगा इट इज़ एन इक्वली लाइकली इवेंट. अब जो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है विथ सॉल्यूशन, उसमें कह रहा है व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम. कोई भी सी गेम होता है तो आप देखते हो कॉइन से ही मोस्टली टॉस होता है, तो क्यों होता है? इसको फेयर वे क्यों समझा जाता है? जैसा कि आप सॉल्यूशन देख रहे हो, पहले से लिखा हुआ है आपके सामने. व्हेन यू टॉस ए कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू, हेड और टेल. जब भी आप टॉस को के लिए कॉइन को टॉस करते हो तो दो ही चीज़ आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. आपको ये भी पता नहीं है कि कब हेड आएगा कब टेल आएगा. When we toss a coin, the possible outcomes are only two, head or tail, which are equally likely outcomes. Therefore, the result of an individual toss is completely unpredictable. यानी हेड आएगा या टेल आएगा, ये इक्वली चांस है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है. कोई सर्टेन नहीं है कि हमेशा हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. इसको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए फेयर वे होता है कॉइन को से ही टॉस करना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कौन सा किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है आपको अब तक पता चल गया होगा. प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, 0 से कम नहीं हो सकता है, या फिर ये 1 होगा या लेस देन 1 होगा, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता. ये भी ध्यान रखना है कि कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता. 0 से कम नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या? वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है. तो इसमें देख रहे हो फर्स्ट पार्ट जो है 2/3 है, बी पार्ट जो है वो -1/1.5 है, सी पार्ट जो है वो 15% है, डी पार्ट जो है वो 0.7 है. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है. तो जो माइनस वाला है वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं. तो ऑप्शन जो होगा आपका वो बी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा. क्यों होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ऑल्सो इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1. दिस implies that the probability of an event cannot be negative or greater than 1. Therefore, out of these alternatives,
1.5 कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्टली आपको एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टी। मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 है तो उस इवेंट की जो नहीं होगी प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, नो टी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है और आपका वो कह देगा कि नोट ई निकालो, तो हमेशा उसमें क्या करोगे आप, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो हमेशा आप इसमें 1 में माइनस कर लो। यानी जो पीई होगा, पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स होगा 1 माइनस पी ई के ऊपर ना हो तो आप बार लगा लो, करेगा नो टी का, इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस पी ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एन इवेंट। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है 0.05, 0.05 0.5 नहीं है, 0.05 है। तो 1 में 0.05 अगर आप माइनस करोगे तो आपका होगा 0.95। आपको माइनस डेसिमल का ज़रूर आता होगा, यही आंसर हो जाएगा। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई यानी नोट इवेंट इज इक्वल टू 0.95। माइनस करना होगा तब इधर लिख लेना 1.00, इसके नीचे आप लिख सकते हो 0.05। इसके बाद तो अब तो माइनस कर ही लोगे आप, इसको माइनस करोगे तो यही होगा 0.95। यही आपका सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सॉल्यूशन के साथ में पहले से ही आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चन भी देख रहे हो, नीचे उसके सॉल्यूशन भी देख रहे हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन है ए बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जो बैग है उसमें कौन से कैंडीज हैं, ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ये ध्यान रखना है आप, ओनली लेमन फ्लेवर, ओनली। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, जिसमें ऑरेंज का एक भी है ही नहीं। तो अब कितने बार भी निकाल लो आप, तो उससे ऑरेंज तो कभी निकल ही नहीं सकते हैं, ये तो क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। द बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, इट डज नॉट कंटेन एनी ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। दिस implies that every time she will take out only lemon flavored candy. Therefore, event that Malini will take out an orange flavored candy is an impossible event. Therefore, probability of an orange flavored candy equals 0. जिसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट होती है उसका प्रोबेबिलिटी जो होता है ऑलवेज 0 होता है। इसीलिए फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इक्वल्स 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। सेकेंड पार्ट है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। एज द बैग हैज लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, आपको पता है कि बैग में ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी विल टेक आउट ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। देयरफॉर इवेंट दैट मालिनी विल टेक आउट ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज ए श्योर इवेंट, और इसको सर्टेन इवेंट भी आप कर सकते हो। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इक्वल्स 1। अब सोच रहे होगे आपकी 1 ही क्यों होगा? मान लो इसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी 10 हैं, तो अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला आप जानते हो। प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। 10 कैंडीज हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स भी 10 ही होंगे और टोटल आउटकम्स भी 10 ही होंगे। 10 अपॉन 10 मिलके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसीलिए सेकेंड पार्ट का आंसर 1 होगा।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो इसमें कह रहा है कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.992 है। आपको निकालना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी यानी P नोट E आप कह सकते हो इक्वल्स है 0.992। तो ये हम पहले लिख लेते हैं, P नोट E। आप ऐसे लिख सकते हो, P नोट E लिख लो, या इसको नोट E के बदले E के ऊपर बार भी लगा सकते हो। इसका मतलब ही होता है नोट E। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एन इवेंट का हो जाएगा 0.992। आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स आर हैविंग सेम बर्थडे, उसको हमने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, PE इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस P नोट E। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे इवेंट होने की या नहीं होने की, दोनों कंडीशन में हम 1 में ही माइनस करते हैं। इसमें भी आप 1 माइनस 0.992 कर लो तो आंसर आपका आ जाएगा 0.008। ये भी माइनस में करके दिखा देता हूँ, 1.000 लिखेंगे। हालांकि 10th के बच्चों को तो ये माइनस करके मुझे नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब इस तरह से करके आप माइनस करोगे तो आपके पास 0.008 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है कि बैग कंटेंट्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red और सेकेंड है नोट रेड? यानी रेड के आने की प्रोबेबिलिटी और रेड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। अभी तक मैं लिखा नहीं हूँ, हालांकि आप 7 से 8 से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मैं आज लिख देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन में, पहली और आखिरी बार लिखूँगा। उसके बाद इस चैप्टर में फॉर्मूला तो कम से कम मैं नहीं लिखूँगा। ये प्रोबेबिलिटी इक्वल्स क्या होगा, नंबर ऑफ, या तो पॉसिबल लिख दो या फेवरेबल लिख दो, आप जो मर्जी है वही लिख दो। मैं फेवरेबल लिखने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, या टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी आप लिख सकते हो। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। अब जो आप फर्स्ट पार्ट में देख रहे हो, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। P अगर मैं लिख दूं तो आप समझ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा। अब देखो रेड बॉल आने की फेवरेबल आउटकम्स क्या है। अब फेवरेबल क्या होता है, टोटल क्या होता है। तो एक बैग में ये देख लो आपके कितने टोटल बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स कितने हो गए, 5 + 3 8। यही हो गया आपका नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल क्या होता है, टोटल पॉसिबल समझ गए। टोटल पॉसिबल क्या, जितने टोटल बॉल्स बैग में होंगे। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल यहाँ क्या है, आपको रेड बॉल पता करना है। तो इसमें आप देख लो रेड बॉल टोटल कितने हैं, रेड बॉल टोटल 3 है, तो रेड बॉल 3 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गया।
और टोटल आउटकम्स हो गया आपका 3 + 5 8। यानी आपका जो आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इक्वल्स 3/8। सिमिलरली सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड बॉल, नोट रेड बॉल, इसको दो तरह से आप निकाल सकते हो। आपने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था पीई और पी नोट ई। जब नोट ई निकालना होता था, अगर हमारे पास पीई आ जाता था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमें मालूम होता था, तो उसको 1 में हम माइनस कर लेते थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट का हमें आंसर निकल जाता था। वही कंडीशन यहाँ भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमने निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड बॉल में चाहो तो आप 1 - 3/8 करके भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप बैग में ही चले जाओ। बैग में आपके पास 8 बॉल्स हैं, जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। इसका मतलब नोट रेड मतलब क्या? नोट रेड वही होगा जो ब्लैक होगा। तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 5, और टोटल तो आपको पता ही है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स 8 हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5/8। दूसरा तरीका क्या था? 1 - 3/8 करके भी इस आंसर को आप मालूम कर सकते थे, इस आंसर को आप निकाल सकते थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन 8 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। मुझे पूरा यकीन आप कर लोगे, लेकिन मैं ये आपके लिए छोड़ नहीं सकता, मैं खुद करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख पा रहे होगे। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? 3 क्वेश्चन है इसमें से कौन कितने मार्बल रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी, वाइट की प्रोबेबिलिटी और नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप बॉक्स के अंदर जाओ। अब देख लो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। 5 रेड, 8 वाइट और 4 क्या है? ग्रीन है। तो सब मिलके कितने हो गए? सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ टोटल नंबर या नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे हम? बैग में क्या है? 5 रेड बॉल्स हैं, 8 वाइट बॉल्स हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। सबको आप प्लस कर लो, वही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो कि 17 होगा। अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स का निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो रेड बॉल कितने हैं? 5 हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5/17। 5 क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और 17 जो हो गया नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब सेकेंड पार्ट इसी का है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ P फॉर प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो अब देख लो बैग बॉक्स में कितने वाइट बॉल्स हैं? 8 बॉल्स हैं। तो यही आपका पॉसिबल आउटकम्स हो गया या फेवरेबल आउटकम्स हो गया। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपने पहले ही टोटल कर लिया है, 17/17 हो जाएगा। अब जो इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है, उसमें कह रहा है कि नोट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं हो। तो बैग में टोटल 17 बॉल्स हैं, 17 मार्बल्स हैं, बॉल ने टोटल 17 मार्बल्स हैं। ध्यान रखना, आप मार्बल्स हैं, नॉट बॉल।
तो 17 में कितने कह रहा है कि ग्रीन नहीं है, नोट ग्रीन। तो आपको पता है कि 4 ग्रीन है, 4 ग्रीन है, इसका मतलब रेस्ट जो बच गया वो नोट ग्रीन में आ जाएगा, यानी 5 रेड और 8 वाइट जो है वो नोट ग्रीन में है। तो वही हम लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ नोट ग्रीन, या सीधा मैं नोट ग्रीन लिख लेता हूँ, नोट ग्रीन। मैंने एक गलती कर दी है, सब जगह बॉल्स लिख दिया हूँ। आपको पता है कि उसमें है क्या, मार्बल्स है, बॉल्स कहीं नहीं है। मैं बोल भी दिया हूँ ऊपर बॉल्स, इट्स माय मिस्टेक। सो आप थोड़ा सा तकलीफ़ आपको मैं दे रहा हूँ, मुझे पता है ये तकलीफ़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप जानते हो ह्यूमन बीइंग से इस तरह की मिस्टेक्स, इस तरह की भूल हो जाती है। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स लिख लो आप यहाँ, इधर भी मार्बल्स ही लिखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने बॉल्स का क्वेश्चन किया था, इसीलिए बॉल्स पे ही हम रह गए, मार्बल तक पहुँच नहीं पाए। यहाँ भी नोट ग्रीन मार्बल्स लिख दो, या ज़्यादा टेंशन हो तो कुछ लिखो ही मत, नोट ग्रीन लिख दो। तो नोट ग्रीन में कितने हो जाएंगे, 8 + 5 यानी 13 मार्बल जो हैं वो नोट ग्रीन है। तो ये हो जाएगा आपका 13/17। इस तरह से आपका तीनों पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 का था वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 coins, 20 rupees 2 coins, and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin, will not be a rupees 5 coin? क्वेश्चन समझ गए होगे आप। उसमें कितने तरह के कॉइन हैं, 100 कॉइन ऐसे हैं जो कि 50 पैसे वाले हैं, 50 कॉइन्स ऐसे हैं जो कि 1 रुपीज़ वाले हैं, और 20 कॉइन हैं जो 2 रुपीज़ वाले हैं, और 10 कॉइन ऐसे हैं जो कि 5 रुपीज़ वाले हैं। तो आपको पहला पता करना है, फर्स्ट पार्ट जो इसका है विल बी ए 50 पैसे कॉइन। तो बाद में पढ़ो। अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप फाइंड आउट कर लो। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, 100 हैं। 1 रुपी कॉइन कितने हैं, 50 हैं। 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 20 हैं। 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 10 हैं। सबको आप प्लस कर लोगे तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब जो फर्स्ट पार्ट आपका है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी ए 50 पैसे कॉइन, विल बी ए 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तब ये देख लो 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, 50 वाले कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे वाले जो कॉइन है वो है 100। तो फेवरेबल आउटकम्स 100 हो जाएगा। टोटल आउटकम्स आपने पहले ही निकाल लिया है, 0 को 0 से कैंसिल कर दो, 10/18, 2 के टेबल से 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा वो होगा 5/9। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी
will not be a ₹5 coin. P for probability. Will not be a ₹5 coin. अब देख लो, टोटल 180 कॉइन्स, जिसमें से ₹5 वाले ओनली 10 कॉइन्स, यानी 10 अगर आप माइनस कर लो आउट ऑफ 180, तब जितने भी कॉइन्स बचेंगे वो कॉइन्स क्या होंगे, वो ₹5 वाले कॉइन नहीं होंगे, यानी एक्सेप्ट 5 होंगे। तो इसीलिए नोट भी ये ₹5 कॉइन में आ जाएगा 170, यानी 170 कॉइन ऐसे हैं जो कि ₹5 के नहीं हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स 170 होगा। टोटल आउटकम्स आपके पास पहले से हैं, 0 को 0 से कैंसिल कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17/18। यही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें कह रहा है कि गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो आप देख रहे हो इसमें 5 मेल फिश हैं और 8 जो है वो फीमेल फिश हैं। तो आराम से आप पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ फिश या फिशेस इक्वल्स कितना हो जाएगा, 5 + 8 13 हो जाएगा। 5 मेल फिश हैं और 8 जो है वो फीमेल फिश हैं। 5 + 8 मिलके आपके टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हो गए वो 13 हो गए। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश दैट आउट इज मेल फिश, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश। अगर मेल रहेगा तो आप मेल लिख लो, अगर फीमेल होता तो ये हम फीमेल लिख लेते। अब नंबर ऑफ मेल फिश कितने क्वेश्चन में 5 है, तो आंसर 5/13 आ जाएगा। अगर फीमेल रहता तो यहाँ लिख देते प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फीमेल फिश इक्वल्स 8/13 हो जाता। तो मेल या फीमेल जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसके आंसर को लिख सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कह रहा है कि गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seen in the given figure, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, second an odd number, third a number greater than 2, और फोर्थ है नंबर लेस देन 8। इन सब के आपको प्रोबेबिलिटी निकालने। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक गेम है और इसमें आप स्पिन करोगे और फिर वो एरो जो है वहाँ आके जब वो रुक जाएगी तो उसकी वो कभी 1 पे रुक सकती है, 2 से लेकर के 8 तक कहीं भी रुक सकती है। उसके अकॉर्डिंग आपको गेम में चांस लेना पड़ेगा। यहाँ भी आपको गेम में चांस नहीं लेना है, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करें। फर्स्ट पार्ट है इसका 8 यानी 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो डायरेक्ट मैं फर्स्ट पार्ट पे आ जाता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट कितनी बार आएगी। तो टोटल आउटकम्स आपको पता चल गया होगा, 1 से लेके 8 तक हैं, यानी टोटल कितने होंगे, टोटल 8 हैं। तो टोटल आउटकम्स इसका 8 होगा।
आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स 8। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, तो 1 से लेके 8 में 8 कितनी बार है, एक ही बार है, तो इसीलिए फेवरेबल आउटकम्स इसका 1 होगा, यानी फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1/8। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब आप ध्यान से देखो, टोटल आउटकम्स यहाँ भी 8 होगा। अब 1 से लेके 8 तक उसमें आप काउंट कर लो इसमें कितने ऑड नंबर हैं। 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है और 7 ऑड है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हो गए आउट ऑफ 1 to 8, टोटल नंबर 4 हो गए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4/8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है थर्ड पार्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा। टोटल आउटकम्स यहाँ भी 8 आएगा। अब इसमें देखो 2 से ज़्यादा नंबर कौन कौन आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली 2 से ज़्यादा आपके 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 6 7 और 8। टोटल काउंट कर लोगे तो 6 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका 6/8। 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा थर्ड पार्ट का वो होगा 3/4। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है फोर्थ और लास्ट पार्ट। इसमें कह रहा है कि ए नंबर लेस देन 9, यानी 9 से कम। तो ये हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन गेटिंग ए नंबर लेस देन 9। अब ध्यान से देखो लेस देन 9 कितने होंगे, तो जितने नंबर है 1 से लेके 8 तक सबके सब लेस देन 9 ही है, यानी फेवरेबल आउटकम्स भी 8 आएगा, टोटल आउटकम्स भी 8 आएगा। 8/8 कर लोगे तो आंसर आपका 1 आएगा, यानी फोर्थ पार्ट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो इक्विवेलेंट टू 1 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो भी क्वेश्चन करूँगा वो पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, खास करके NCERT के बुक के जो क्वेश्चन है उसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके स्क्रीन पे उसमें कह रहा है डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर्स। डाई आप जानते हो क्या होता है, तो जब उसको थ्रो करते हो आप तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आते हैं। सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स डाई पर 1 से लेकर के 6 तक मार्क्स क्या होता है, तो पॉसिबल आउटकम जो आपके आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, यही पॉसिबल आउटकम्स होंगे। या तो 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे या फिर 6 आएंगे। टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल काउंट कर लोगे तो 6 हो जाएगा। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट में कहता है ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर भी आप लिख सकते हो, या डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। आपको शायद पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जो किसी और टेबल से नहीं आए, किसी से डिविजिबल नहीं हो, नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, आइदर 1 और नंबर इटसेल्फ। और ऐसे भी कर सकते हैं जो नंबर किसी और टेबल में नहीं आए,
किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो, वो सब के सब प्राइम नंबर होते हैं। जो सिर्फ 1 के टेबल में या फिर अपने आप के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है। तो आपको 1 से 6 तक, तो इन सारे नंबरों में अगर आप प्राइम नंबर ढूंढोगे तो एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। यानी टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि 1 से 6 तक ओनली 3 प्राइम नंबर इसके बीच में लाई कर रहे हैं। 1 और 6 तक सारे नंबर इंक्लूडिंग 1 and 6 ओनली 3 प्राइम नंबर्स आर हियर, सो पॉसिबल आउटकम्स विल बी ओनली 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 6 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/। मैं हर क्वेश्चन में फार्मूला नहीं लिखता हूँ। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो बेटर होगा कि आप पहले फार्मूला लिख दोगे, जो कि मैंने एक क्वेश्चन में लिखा था। 3 और 6 को डिवाइड कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/2। इसी का जो सेकेंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो 2 और 6 के बीच में ओनली 3 नंबर्स लाई कर रहे हैं, 3, 4 and 5। तो इसके भी फेवरेबल आउटकम्स आपके 3 हो जाएंगे। टोटल आउटकम 6, इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर 1 से लेकर 6 के तक में ऑड नंबर कितने हैं? एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है। ये भी टोटल काउंट करेंगे तो 3 है। इसका भी आंसर 3/6 यानी 1/2 आएगा। इस तरह से तीनों पार्ट के आंसर जो है आपके 1/2 ही हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कुछ बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल भी होगा। मुश्किल क्यों होगा वो अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, the queen of diamonds. तो ये उनके लिए आसान होगा जो कभी न कभी कार्ड देखे होंगे या किसी गेम में कार्ड को यूज किए होंगे। जो बिल्कुल कार्ड्स नहीं देखे हैं उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा कौन सा फेस कार्ड है, कौन सा जैक है, कौन सा स्पेड है, कौन सा डायमंड्स है। 52 कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? 52 कार्ड्स डिवाइड इनटू 4 suits ऑफ 13 कार्ड्स ईच। 4 तरह के कार्ड होते हैं जो कि 13 ईच होते हैं। एक तरह का कार्ड होता है उसको हम स्पेड्स कहते हैं। दूसरे तरह के कार्ड को हार्ट्स कहते हैं, उसमें हार्ट जैसा फिगर बना होगा। तीसरा तरह का कार्ड जो होता है उसको कहते हैं डायमंड्स। ये ध्यान रखना है कि सभी तरह के कार्ड्स 13 ईच होते हैं। और लास्ट जो होता है वो होता है क्लब्स। 4 तरह के कार्ड, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स, सबके 13 ईच होते हैं। 13 ईच मतलब 13 यानी 13 ही स्पेड्स होंगे, 13 ही हार्ट्स होंगे, 13 ही डायमंड्स और 13 ही क्लब्स होंगे। अब इस 13 में क्या क्या होंगे, और ये भी ध्यान रखना कि टोटल 52 में आधी जो होगी वो ब्लैक कलर की होगी और आधी जो होगी वो रेड कलर की होगी। ये ध्यान रखना है। यानी क्लब्स और स्पेड्स जो होंगे वो ब्लैक कलर में होंगे, हार्ट्स और डायमंड्स जो होंगे वो रेड कलर में होंगे। और ये 13 में क्या होंगे? 13 में हर जो 13 होंगे सभी तरह के, एक पर किंग लिखा होगा, एक पर क्वीन लिखा होगा, एक पर जैक लिखा होगा, एक पर एस लिखा होगा। एस मतलब ए बना होगा। और जो बाकी कार्ड बच गए उस पर
10 9 8 7 6 5 4 3 और 2 मार्क क्या होगा, 2 लिखा होगा। इसको मिला के टोटल 13 कार्ड्स हो गए। इसमें से किंग, किसी पर किंग लिखा होगा, किसी पर क्वीन लिखा होगा, किसी पर किंग और क्वीन का फिगर भी बना होगा जिसको हिंदी में राजा रानी कहते हैं आप। एक पर जैक जे लिखा होगा जिसको जैक्स कहते हैं, यानी किंग क्वीन और जैक्स को हम फेस कार्ड कहते हैं। ये तीनों स्पेड्स में भी मिलेंगे आपको, किंग क्वीन और जैक, हार्ट्स में भी, डायमंड्स में भी और क्लब्स में भी। अगर टोटल फेस कार्ड आपको पूछा जाए तो 3 4 जा यानी 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। इसमें से आपको रेड कलर का फेस कार्ड पूछा जाएगा तो 6 होंगे, ब्लैक कलर का पूछा जाएगा तो वो भी 6 होंगे, यानी टोटल फेस कार्ड जो होंगे वो होंगे 12, क्योंकि 3 फेस कार्ड्स एवरी ग्रुप में होते हैं, चाहे वो स्पेड्स हो, हार्ट्स हो, डायमंड्स हो और क्लब्स हो। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है, एक किंग ऑफ रेड कलर। आपको पता है कि 4 तरह के कार्ड है, सब में एक एक किंग होगा। आपको ये भी पता है रेड कलर के कार्ड कितने हैं, आधी कार्ड, यानी 2 तरह के कार्ड जो होते हैं, एक हार्ट्स और डायमंड्स, वो दोनों के दोनों रेड कलर में होते हैं, तो दोनों में एक एक किंग होगा। टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर इक्वल्स हो जाएगा। तो रेड ओनली किंग रहता तो टोटल 4 किंग हो जाते। रेड कलर किंग है तो 2 रेड कलर के किंग होंगे और 2 ब्लैक कलर के होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/52। 2 होगा फेवरेबल आउटकम्स, 52 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब सेकेंड पार्ट जो है, ए फेस कार्ड। अभी कुछ सेकेंड्स पहले मैं फेस कार्ड के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, वही आपके क्वेश्चन में आ भी गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड, यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, इसमें कोई कलर मेंशन नहीं है, ना ही ब्लैक लिखा है ना ही रेड लिखा है। इसका मतलब टोटल फेस कार्ड आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। टोटल फेस कार्ड क्या होते हैं, सब में फेस कार्ड कितने कितने होते हैं, 3 होते हैं। जैक होता है एक फेस कार्ड, एक किंग होता है और तीसरा क्वीन होता है, यानी 3 4 जा 12। इसका आंसर हो जाएगा आपका 12/52। अगर कट रहा है तो इसे काट लो आप, तो 12/52 कितना हो जाएगा, 3/13। इसी तरह से फर्स्ट पार्ट में भी अगर कट रहा है तो आप काट सकते हो, 1/26 आ जाता है उसका। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। तो अभी आपको बताया था कि 50% कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं और 50% ब्लैक होते हैं। तो अगर 12 फेस कार्ड रेड और ब्लैक दोनों मिला के हैं तो रेड फेस कार्ड जो होगा वो 12 का आधा यानी 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6/52। अगर डिवाइड कर लोगे इसे तो ये हो जाएगा आपका 3/26। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें कह रहा है द जैक ऑफ हार्ट्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स कितने होंगे, हार्ट्स टोटल कितने होते हैं, हार्ट्स टोटल 13 होते हैं, आपको पता है। उसमें से जैक एक ही होते हैं, हार्ट्स में भी जैक एक होते हैं, स्पेड्स में भी जैक एक होते हैं, डायमंड्स में भी एक होते हैं और क्लब्स में भी जैक जो होते हैं वो
एक ही होते हैं, तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा इसका, जैक ऑफ हार्ट्स, ओनली वन जैक ऑफ हार्ट्स होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स आपका 1 हो जाएगा। टोटल आउटकम्स आपको पहले से पता है 52 है, तो इसका आंसर 1/52 आ जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट यानी 5th पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड हो या ए हार्ट हो, ए डायमंड हो और ए क्लब्स हो, सबके सब ये क्या होते हैं, 13 ईच होते हैं। तो स्पेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सबके सब 13 ईच होते हैं, यानी फेवरेबल आउटकम्स 13, टोटल आउटकम्स 52। काटा पेटी अगर आप करोगे तो 1/4, 13 4 जा 52 होता है। आंसर आपका 1/4 आ जाएगा। अब लास्ट जो इसका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो डायमंड के क्वीन ओनली 1 होते हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 52, यानी इसका आंसर भी 1/52। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 14 था वो भी कंप्लीट हो गया। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप एक बार कार्ड्स को लेके देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन कि कौन से कार्ड कैसे होते हैं, क्या होता है। फेस कार्ड, उसमें मोस्टली कार्ड में फेस बने होंगे, चाहे वो किंग का फेस हो, क्वीन का फेस हो, या एक जैक में भी किंग जैसा एक मिलता जुलता कोई फेस दिखेगा आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी कार्ड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लेइंग कार्ड, जिसका डिस्कस मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, पूरा एक्सप्लेन भी किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर well shuffled with their face down cards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? उसका सेकेंड पार्ट है कि if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace, a queen? तो आप देख रहे हो कि ओनली 5 कार्ड्स हैं या 52 कार्ड्स नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाँ 5 कार्ड्स, यानी आपके टोटल आउटकम्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो ओनली 5 होंगे। उसमें से कार्ड कौन कौन है, एक 10 है, एक जैक है, एक किंग है और एक क्वीन के साथ साथ एस भी है। सबके सब डायमंड के हैं, ये भी ध्यान रखना है। 10 जैक, क्वीन, किंग और एस जो है, इस पाँचों के पाँचों कहाँ से लिए गए हैं, डायमंड से लिए गए हैं। तो पहला जो पार्ट है इसका, उसमें कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज़ द क्वीन, यानी क्वीन देखो आउट ऑफ 5 एक क्वीन भी है, तो यानी पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम जो होगा वो 1 होगा। टोटल आउटकम तो आपके पास 5 है, यानी फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा आपका वो होगा 1/5। फर्स्ट पार्ट हम पहले कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन कितना हो जाएगा, क्वीन ओनली 1 है, 1/5 ही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट का जो सेकेंड का भी 2 पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट जो है उसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब देखो
सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। कर इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी क्वीन को उससे निकाल के अलग रख दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब 5 में से एक पहले ही आपने निकाल लिया, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और उसमें देख लो कि आउट ऑफ 4 उसमें एस है ना, हाँ एस उसमें है, वो भी ओनली 1 है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया, 4 आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया, तो आंसर हो गया 1/4। इसी का जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्वेश्चन में एक क्वीन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। अब ध्यान से देखो आप, क्वीन तो पहले था आउट ऑफ 5, क्वीन को आपने निकाल के अलग रख लिया है, यानी अब जो आपके पास 4 कार्ड्स बचे हैं उसमें से कोई भी क्वीन नहीं है। नहीं है तो पॉसिबल आउटकम्स यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स आपके पास पहले से 4 हो चुके हैं, 0/4 का आंसर 0 होगा, यानी सेकेंड पार्ट का जो बी पार्ट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, उसमें कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One is pen taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. ध्यान से देखो आप, 132 गुड वंस थे पेन, उसमें एक्सीडेंटली कहने का है कि 12 डिफेक्टिव पेन उसमें मिक्स हो गए। तो आपको क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में कि 12 पेन जो है वो डिफेक्टिव वाले हैं, 132 जो है वो अच्छे वाले हैं यानी गुड वंस हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो गुड वंस की कितनी होगी। तो इसमें आपको ये नहीं देखना है कौन सा गुड वंस है कौन सा डिफेक्टिव है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले टोटल आउटकम्स आपको पता कर लो, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, या आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ पेन इक्वल्स हो जाएगा 12 डिफेक्टिव वंस 132 गुड वंस, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 144 पेन्स हो जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ गुड वंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ गुड वंस लिख दो या गुड पेन से भी लिख सकते हो आप। अच्छे पेन इसमें से कितने हैं, 132 है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड वन, या गुड पेन भी लिख सकते हो आप। मैं गुड वन ही लिख देता हूँ, क्वेश्चन में गुड वन ही लिखा है। तो गुड वन आपके पास 132 है, टोटल आपके पास 144 है। दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे, काटा पीटी करोगे, तो ये हो जाएगा 11/12। 12 से 132 में डिवाइड करोगे तो 11 हो जाएगा, और 144 में डिवाइड करोगे तो 12 हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड वन या गुड पेन्स इक्वल्स हो जाएगा 11/12। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उसमें कह रहा है कि ए लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट ही पढ़ता हूँ, फर्स्ट पढ़ दिया हूँ, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स
डिफेक्टिव बल्ब्स जो होंगे वो हो गए 4। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब्स फोर डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, टोटल 20 है, 4/20। इसका काटा पेटी अगर आप कर लोगे तो 1/5। यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो रिमेनिंग बल्ब कितने बचेंगे? पहले हम लिख लेते हैं रिमेनिंग बल्ब, क्योंकि एक बल्ब तो आपने निकाल लिया। तो रिमेनिंग बल्ब हो जाएगा 20 में से 1 कम कर लेंगे, 19 बल्ब्स हो जाएगा। और डिफेक्टिव बल्ब आपके पास 4 थे, लेकिन टोटल बल्ब्स 20 थे। आपको पता है कि जो बल्ब आपने निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है। तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए? अब नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स पहले 4 डिफेक्टिव थे, यानी 16 बल्ब डिफेक्टिव नहीं थे। तब नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, टोटल बल्ब्स 20 पहले थे, जिसमें से 4 डिफेक्टिव थे, नॉन डिफेक्टिव 16 थे। अब 16 - 1 कर लो, यानी 15 बल्ब जो हो गए वो नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स हो गए। तो अब जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव या नॉट डिफेक्टिव भी लिख सकते हो। नॉट डिफेक्टिव बल्ब इक्वल्स हो जाएगा 15/19। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन इसमें आगे और भी है, लेकिन आज जो मैं वीडियो करा रहा हूँ इसमें इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के जितने भी सम्स हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे पूरा उम्मीद है आप इस तरह से ही कर लोगे। तो आज का इस वीडियो का लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसको देखना ही पड़ेगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ए बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. 3 तरह के क्वेश्चन हैं, तीनों के प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करने हैं। पहले टोटल आउटकम्स आपको पता चल गया, 90 डिस्क हैं, सब पर 1 से लेकर 90 तक मार्क किया हुआ है, नंबर्ड किया हुआ है, यानी नंबर उस पर लिखा हुआ है। तो 1 से 90 तक में सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि उसमें कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट नंबर हैं। 2 डिजिट नंबर आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं? 10 से शुरू होते हैं और 99 पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको 90 तक ही है, यानी 10 से लेकर 90 तक नंबर काउंट कर लो कितने होते हैं। अगर आप काउंट करोगे तो ज़्यादातर बच्चे झट से 80 कर लेंगे, लेकिन 80 नहीं होगा क्योंकि 81 होगा। 10 इसमें इंक्लूडेड है, 10 से लेके 90 तक इंक्लूडिंग 10, यानी टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर जो आपको हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट के लिए, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर अभी मैंने बताया था, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 81। 10 से लेकर 90 तक अगर आप काउंट करोगे, टोटल आउटकम्स 90 है। दोनों को काटा पेटी करोगे,
ये हो जाएगा आपका 9/10। सेकेंड पार्ट इसका है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिसके स्क्वायर रूट निकल सकते हैं उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अब 1 से 90 के बीच में आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है। पहला तो 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, सिमिलरली 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है। ऐसे अगर आप काउंट करोगे टोटल 9 हो जाएंगे। नंबर ऑफ नंबर्स जो मार्क हैं उसमें से 9 नंबर ऐसे होंगे जिनके स्क्वायर रूट निकल जाएंगे, जिसको कि हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 9/90 यानी 1/10। 9 10 जा 90। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो नंबर डिविजिबल बाय 5। 1 से लेकर के 90 तक में जो जो नंबर 5 से डिविजिबल हैं उनको आपको काउंट करना पड़ेगा। वो आपका पॉसिबल आउटकम्स होगा, ये फेवरेबल आउटकम्स होगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स पहले से पता है आपको 90। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय बाय 5। तो 1 से लेकर के 90 में अगर आप नंबर काउंट करोगे जो कि 5 से डिविजिबल होगा, वो होगा टोटल 18। 18/19, 18 5 जा 90, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/5। अब 18 कैसे काउंट करोगे? तो 5 का टेबल आप पढ़ते जाओ। 1 के बाद 5 पहला नंबर होगा जो कि 5 से डिविजिबल होगा। 5 के बाद कौन सा होगा? 10, यानी 5 का टेबल पढ़ते जाओ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इस तरह से जब आप 90 पे पहुंचोगे तो 5 18 जा 90 होगा, यानी काउंट करोगे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 18 नंबर ऐसे हैं 1 से लेकर 90 तक जो 5 से डिविजिबल होंगे, यानी 5 के टेबल में आने वाले नंबर हैं। इसीलिए हमने टोटल 18 लिखा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 90। आंसर आ गया आपका 1/5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से समझ लेना।